ओके, तो आज की टॉपिक में हम लोग सॉइल मैकेनिक्स, जो हमारा हम लोगों का सेकंड टॉपिक था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया हुआ था, और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। मेन टॉपिक था कल की क्लास में हमारा सॉइल का फॉर्मेशन, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब सॉइल का निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक, मतलब एक सीक्वेंस के बाद अल्टरनेट प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस चल रही थी, पहले कौन सी प्रोसेस थी, फिर देन कौन सी प्रोसेस थी, फिर इसके बाद कौन सी प्रोसेस थी, मतलब कि हमारा सॉइल का निर्माण कैसे हुआ। तो कौन कौन सी वहां प्रोसेस थी। सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस थी वो थी वेदरिंग। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हम लोगों की कौन सी थी, वेदरिंग थी। वेदरिंग की हिंदी क्या होती है, छीजन। ठीक है, इसको कभी कभी इंग्लिश में इरोजन भी लिख देते हैं, वेदरिंग। वेदरिंग के बाद फिर देन हम लोगों की नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी हुई, ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग के बाद हम लोगों की जो नेक्स्ट प्रोसेस हुई थी वो थी ट्रांसपोर्टेशन। एंड ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हुई थी, मींस थर्ड प्रोसेस, वो थी अपहीवल। अपहीवल की हिंदी होती है अभ्युत्थान। ठीक है, अभ्युत्थान। ठीक है, और इसके बाद में फिर ये साइकिल हम लोग का पूरा चलता रहता है, कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल साइकिल या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल साइकिल। ठीक है, मृदा का निर्माण चक्र। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि मृदा के निर्माण चक्र के बारे में समझाइए, या मृदा के निर्माण चक्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये डिफाइन सॉइल साइकिल, डिफाइन सॉइल साइकिल। ठीक है, ये डिफाइन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक, तो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या, हमें आंसर उसका एक ही देना है, बट वो टाइप चेंज कर देता है। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। ठीक, तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो हम लोग का एक सॉइल साइकिल था, उसमें कितनी स्टेप हो रही थी। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या थी, वेदरिंग थी। एंड सेकंड स्टेप हमारी क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन था। एंड थर्ड स्टेप हमारा हम लोगों को क्या था, अपहीवल था। अपहीवल के बाद नेक्स्ट फिर हम लोगों का रॉक का फॉर्मेशन हो जाता, और वही साइकिल हम लोग कंटिन्यूसली चल रहा था। तो हम लोगों ने कल ये पढ़ा हुआ था कि मान लीजिए कोई हमारी एक रॉक्स है। ठीक, कोई एक रॉक्स है, और उस रॉक्स का जैसे ही उसमें वेदरिंग की प्रोसेस हुई, वेदरिंग की प्रोसेस कैसे हो रही थी, कुछ हम लोगों के फिजिकल और केमिकल एजेंट थे। फिजिकल और केमिकल एजेंट में हम लोगों को क्या पढ़ा हुआ था, एयर, टेम्परेचर, वाटर, ठीक, ग्रेविटी, ग्लेशियर, आइस। ठीक, और केमिकल में हम लोगों ने कौन से कंपाउंड्स पढ़े हुए थे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, लीचिंग। ये हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ी हुई थी कि इनके थ्रू क्या हो रहा है, जो एक रॉक्स है, ये चट्टान है, उस चट्टान का क्षरण हो रहा है, चट्टान का क्या हो रहा है, वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग के बाद कुछ उस रॉक्स के पार्टिकल्स जो उसकी मूल चट्टान है, ठीक, मूल चट्टान के पास में ही गिर जाते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं। ओके, ये हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। तो साथ में ये भी पढ़ा हुआ था कि जो पार्टिकल्स अपनी पैरेंटल रॉक्स के पास, पैरेंटल मीन्स क्या होती है, उसकी जो मात्र चट्टान है, ठीक, मतलब जिससे वो बनी हुई थी या जिससे टूटी, टूटने वाली चट्टान के पास ही वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होने के बाद फिर क्या होता है, उसमें अपहीवल की प्रोसेस होती है, और अपहीवल की प्रोसेस के बाद में वो एक न्यू रॉक्स का, ये न्यू सॉइल का फॉर्मेशन कर देती है। और उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं, या अवशिष्ट मृदा बोलते हैं। क्या पढ़ा था कि जो अपनी मात्र चट्टान के पास ही जिस मृदा का निर्माण हो जाता है, उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिडुअल सॉइल या मात्र, ये रेजिडुअल सॉइल या अवशिष्ट मृदा बोलते हैं। बट वही सॉइल किसी नेचुरल एजेंट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, सॉइल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, वो सॉइल हमारी कौन सी कहलाती है, स्थानांतरित मृदा कहलाती है, या ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। अब बात यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल की आती है, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जितने हमारे नेचुरल एजेंट थे, तो प्रत्येक एजेंट के अनुसार अलग अलग सॉइल का निर्माण हो रहा था। यदि वही सॉइल किसी रनिंग वाटर के थ्रू बहाकर लाई जा रही थी, मीन्स जो बहता हुआ पानी है उसके द्वारा उसके सॉइल के जो पार्टिकल्स थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाए जाते हैं, उस प्रकार की सॉइल को हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ था, एलुवियल सॉइल। यदि वही पार्टिकल्स किसी लेक के थ्रू लाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो उस प्रकार के सॉइल को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, लैकस्ट्राइन सॉइल। यदि रॉक्स के पार्टिकल्स एयर के थ्रू
एयर या विंड के थ्रू लाए जाते हैं, तो उस प्रकार के सॉइल को हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ था? एवलियन, लोएस, ठीक, ये सॉइल हम लोगों ने उसके नाम दिए हुए थे। बट यदि वही सॉइल ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू लाए जाते हैं, तो उस प्रकार के सॉइल को हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ था? कोलुवियल सॉइल या ड्रिफ्ट सॉइल या टॉलेस सॉइल, ठीक। यदि सॉइल के पार्टिकल्स या रॉक्स के पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो हमारा सी वाटर है, मीन समुद्री जल है, ठीक, समुद्री जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और किसी दूसरी जगह पे वो एक नई चट्टान का, ये एक नई सॉइल का फॉर्मेशन कर लेता है। फॉर्मेशन कैसे होगा? जब वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट होने के बाद ड्यू टू टेम्परेचर, एयर एंड प्रेशर, ठीक, मीन्स ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, ठीक, वहां पे क्या होता है? अपहीवल की प्रोसेस होती है, अभ्युत्थान की प्रोसेस होती है, जिसके बाद एक न्यू रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये सॉइल के पार्टिकल्स हमारे किसके थ्रू गए हुए थे? किसी सी वाटर के थ्रू गए हुए थे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मैरीन सॉइल बोलेंगे। ओके, इतना कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। और आज की क्लास में जो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो हम लोग क्या है? प्रीलिमिनरी डिफिनेशंस एंड रिलेशनशिप। अब प्रीलिमिनरी मतलब उसकी जो प्रारंभिक कुछ परिभाषाएं हैं और उनमें कुछ संबंध, ठीक, जो सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत कुछ प्रारंभिक परिभाषाएं हैं, ठीक, या मूल व्यवस्थाएं हैं, और उनमें जो संबंध है, उन संबंध के बारे में आज की क्लास में हम लोगों को अध्ययन करना है। ओके, किसी कोई क्वेरीज है या कुछ पूछना तो ये बता सकता है, नहीं तो फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना आज का नेक्स्ट लेक्चर। बोलो, किसी कुछ पूछना है? कल की क्लास में से किसी को कुछ कोई भी एक भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? यस सर, अगली क्लास पे चलें। सारी समझ ओके, में आ गया सब? तो देखो यहाँ पे टॉपिक है हम लोगों का प्रीलिमिनरी डिफिनेशंस एंड रिलेशनशिप। ओके, ये हम लोगों का टॉपिक है। तो इसमें देख लो, कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। ओके,
नेक्स्ट पढ़ना है, ये हमारा ए पॉइंट था, बी पॉइंट है हम लोगों का। अब फेज में यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 3 फेज भी आ जाएगा और 2 फेज भी आ जाएगा। 3 फेज और 2 फेज दोनों फेज के डायग्राम हम लोग इसमें पढ़ेंगे सॉइल के। ठीक, नेक्स्ट है वाइड रेशियो। नेक्स्ट है पोरोसिटी। ठीक, फिर नेक्स्ट है इसी पे बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर कंटेंट। नेक्स्ट है सैचुरेशन। नेक्स्ट है एयर कंटेंट। नेक्स्ट है ड्राई डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है सैचुरेशन डेंसिटी। ये सैचुरेटेड डेंसिटी। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में हम लोगों को यहाँ पे संबंध पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों का, देख लो, एन तथा एन एंड ई के बीच में। अब यहाँ पे एन क्या है, ई क्या है, अभी बताऊंगा। नेक्स्ट है ई कॉमा एस कॉमा जी के बीच। ठीक, इसी संबंध पे जैसे एन और ई के बीच में है, तो यहाँ पे हम लोग एक और लिख सकते हैं ई एंड एन के बीच में, यानी जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, देन फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होंगे। तो यहाँ पे देख लो, हम लोग को फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, ओके, ये है हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट। और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ना है, 2 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल एंड 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। ओके, तो हेडिंग डालो सबसे पहले, फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। हेडिंग कौन सी हो जाएगी, फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, यानी हिंदी वाले डाल लें मृदा का प्रवस्था चित्र। फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, हिंदी वाले क्या हेडिंग डाल लेंगे, मृदा का प्रवस्था चित्र। ओके, ये क्या हो गई, हम लोगों की हेडिंग हो गई। ओके,
तो अब इसके आगे देखना, कल की क्लास में मैंने बताया हुआ था कि जो हम लोगों का सॉइल होता है, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सॉइल की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, सॉइल की। तो सॉइल का मैंने बताया हुआ था कि हम लोग नेचुरल कंडीशन में, मींस अर्थ से जब कोई भी मिट्टी का सैंपल लेते हैं, उस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक। अब वो मिट्टी हम लोग कुछ ऐसी कंडीशन में रहेगी, हम कोई भी सैंपल तुम निकाल लो अर्थ से, कुछ इस कंडीशन में रहेगा। ठीक। मान लो हमने ये सैंपल लिया, तो इस सैंपल के बीच में जो मैंने यहाँ पर राउंडेड पार्टिकल्स बनाए हैं, तो इनको मान लेते हैं कि ये हमारे क्या है, सॉइल सॉलिड हैं। ये हमारे क्या है, सॉइल सॉलिड है। प्लस जो बीच में खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हमने क्या बोला, एयर वाइड्स। इस खाली स्थान को हमने क्या बोल दिया, एयर वाइड्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने क्या बताया, दो टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स बताए यहाँ पे, सॉइल सॉलिड, ठीक, प्लस एयर वाइड्स। ठीक। अब यहाँ पे इस सॉइल सैंपल के अंदर, ये हमारा हम लोग का क्या था, कोई सॉइल सैंपल था, और इस सॉइल सैंपल के अंदर जो यहाँ पे सैंपल है, इसमें क्या हमारा सॉइल सॉलिड है प्लस एयर वाइड्स है। ठीक। अब ध्यान देना कि इसी वाइड्स में हम लोग का क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो इस वाइड्स के अंतर्गत, मीन्स जो यहाँ पे रिक्त स्थान है, वाइड्स की हिंदी क्या होती है, रिक्त स्थान। तो जिनको प्रॉब्लम हो तो सुन सुन के वो लिखते जाएं साथ में, इसकी हिंदी क्या होती है, रिक्त स्थान। ठीक। इसी रिक्त स्थान के बीच में हम लोग को क्या प्रेजेंट होगा, एयर प्रेजेंट होगा प्लस वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक। जो यहाँ पे खाली जगह थी, ठीक, ये यहाँ पे तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एयर वाइड्स ना लिख के इससे सिर्फ ओनली वाइड्स कर लो। जो यहाँ पे खाली जगह थी, उस खाली जगह में हमारा क्या प्रेजेंट है, उस खाली जगह में यहाँ पे एयर और वाटर प्रेजेंट है। ठीक। जब इस खाली जगह में हमारा क्या प्रेजेंट है, एयर और वाटर प्रेजेंट है, तो यदि मैं टोटल की बात करता हूं, यानी अब मैं तुमसे पूछ लूं कि बेटा ये बताओ कि टोटल वेट क्या होगा, टोटल टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल, टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या मिल गया यहाँ पे, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर। अब आप लोग जरा ये सोचकर बताइए, आप लोग ये सोचकर बताइए, क्या कभी भी एयर का वेट होता है, नहीं होता। एयर हम लोगों का क्या होता है, वेटलेस होता है, यानी ये जीरो हो गया। जब एयर हम लोगों का वेटलेस हो गया, तो अब यहां से हम क्या बन जाएगा यहाँ पे, यानी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। ठीक। अब मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट करूंगा। शॉर्ट फॉर्म में कैसे इंडिकेट करूंगा,
टोटल वेट की यहाँ पे बात हो रही है, तो टोटल वेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किससे, डब्ल्यू से मेंशन कर देता हूँ कि मान लो ये जो हम लोग का टोटल वेट है वो क्या है, डब्ल्यू है। ओके, जो यहाँ पे वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है इसको मैंने कर दिया डब्ल्यू एस। जो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर है इसको मैंने क्या कर दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू। कोई दिक्कत? तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल वेट। ठीक, टोटल वेट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। डबल आ रहे हैं। डबल आ रहा, ओके ओके। यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हम लोग को टोटल वेट है, टोटल वेट को हमने क्या मान लिया, डब्ल्यू मान लिया। ठीक, उसमें से हमारा क्या क्या प्रेजेंट था, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड था प्लस वेट ऑफ वाटर था। ठीक, क्योंकि एयर को तो हमने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि एयर का वेट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल वेट यानी डब्ल्यू बराबर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ओके, इसी प्रकार से यदि हम लोग आयतन की बात करते हैं, यदि इसी प्रकार से हम लोग आयतन की बात करते हैं, जब आयतन की बात करेंगे, यदि मैं यहां तुमसे पूछ दूं कि क्या टोटल वॉल्यूम, किसका टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ध्यान देना, यदि मैं यहां पे टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, किसके टोटल वॉल्यूम की, सॉइल सैंपल की, इस सॉइल सैंपल के हम लोग टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इस सॉइल सैंपल के यदि हम लोग टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ओके, टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, अब यदि इनको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, तो टोटल वॉल्यूम को यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कैपिटल V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को यहाँ पे लिख देता हूँ VS प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर को मैंने यहाँ पे कर दिया VA प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को मैंने यहाँ कर दिया VW। तो ये हम लोगों का एक नया फार्मूला आ गया कि टोटल V इक्वल टू यानी कैपिटल V इक्वल टू VS प्लस VA प्लस VW। अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि जो हमारा एयर और वाटर होगा, एयर एंड वाटर होगा, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे वाइड्स में। ठीक, वो हम लोग कहाँ प्रेजेंट होंगे, वाइड्स में प्रेजेंट होंगे। तो ये बताइए, जब ये हमारे वाइड्स में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे एयर और वाटर को दोनों को चेंज करके हम एक नया यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, टोटल V इक्वल टू VS प्लस VV। ठीक, टोटल V इक्वल टू यानी कैपिटल V इक्वल टू VS प्लस VV। और यहाँ पे जो हमारा VV है वो VV क्या है, यहाँ पे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक, ये हम लोगों का वीवी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो जाएगा। तो यहां से एक हमारा नया फार्मूला बन गया। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखते हैं थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। थ्री अब यहां पे हम लोग देखते हैं थ्री फेज
3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। ठीक, अब मैं स्टार्टिंग से इन्हीं तीनों फेजों के बारे में बता रहा था, लेकिन इसका डायग्राम कैसा बनेगा वो डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख लो कैसा बनेगा। देखो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ था, जो हम लोगों को सॉइल सैंपल था, मैंने कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया हुआ था, जो कि हमारा नेचुरल कंडीशन में ऐसे ही पाया जाता है। लेकिन अब इसके बारे में जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताया कि इनका वॉल्यूम ऐसा होगा, वेट ऐसा होगा, इसको क्लियरली मेंशन करने के लिए, ठीक, जो हमारे डॉक्टर कार्ल ट्रेजागी थे यानी गॉडफादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स थे, उन्होंने इसका एक फेज डायग्राम दिया। फेज डायग्राम कैसा होगा कि इनके सभी पार्टिकल्स को उसने अलग अलग सेट कर दिया। अलग अलग कैसे सेट किया तो देख लो यहाँ पे, उन्होंने ऐसा एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में क्या कर दिया, इसके कुछ पार्ट में यहाँ पे सॉइल सॉलिड फिल कर दिए। ठीक, उन्होंने बोला कि इतने पार्ट्स में क्या है, इसके सॉइल सॉलिड हैं, प्लस इस सॉइल सॉलिड के ऊपर, इस सॉइल सॉलिड के ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ये हम लोगों का वाटर हो गया। ओके, जो एक नेचुरल सॉइल में प्रेजेंट रहता है, मैं उन्हीं पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले सॉइल सॉलिड, उसके ऊपर देन वाटर, और देन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इस पार्ट्स में यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। ओके, इस इतने पार्ट्स में यहाँ पे क्या हो गया, एयर हो गया। यहाँ पे लिख लो चाहो तो, एयर। ओके, वाटर, सॉलिड। ओके, मैंने यहाँ पे तीनों पार्ट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, जो अभी इस डायग्राम में मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे हमारा क्या क्या प्रेजेंट होगा, एयर होगा, वाटर होगा और सॉलिड होगा। वही तीनों को मैंने क्या कर दिया, एक फेज डायग्राम में शो कर दिए। ये हमारा क्या बन गया, 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, यानी मृदा का त्रिप्रवस्था चित्र। मृदा का त्रिप्रवस्था चित्र। ठीक, ये हम लोगों का क्या है, मृदा का त्रिप्रवस्था चित्र है। ठीक, तो अब जब हम लोगों ने इसका 3 फेज डायग्राम बना ही लिया है, तो इसके बारे में और यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, इसका हम लोग मान लेते हैं कि जो सॉलिड है, सॉलिड के वॉल्यूम को यहाँ पे मान लेते हैं Vs। ठीक, जो इंडिकेशन मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूं, जस्ट वही इंडिकेशन यहाँ पे मान रहा हूं। Vs हमने क्या मान लिया, सॉलिड के वॉल्यूम को, प्लस जो यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मान लेता हूं Vw। ओके, यहाँ पे जो एयर है, एयर के वॉल्यूम को क्या मान लेता हूं यहाँ पे, Va। कोई दिक्कत? इसी प्रकार से जो इनका वेट है, वेट को हम लोग मान लेते हैं WA। WA किसका वेट हो जाएगा, वेट ऑफ एयर। ठीक, वहीं पे जो वेट ऑफ वाटर है, इसको हम लोग मान लेते हैं WW। ठीक, नेक्स्ट जो वहीं पे हमारा सॉलिड है, उस सॉलिड को हम लोग क्या मान लेते हैं, WS। ठीक, इसका जो टोटल वॉल्यूम हुआ, इस टोटल वॉल्यूम को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल V। ठीक, टोटल वेट, अब टोटल यहां से हम लोग, ये हम लोग जो टोटल वेट हुआ, इस टोटल वेट को मान लेते हैं कैपिटल W। कोई दिक्कत? ठीक, एक चीज मैंने और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया हुआ था कि जो हमारा एयर और वाटर होगा, वो कहाँ फिल रहता है, वाइड्स में। जब वो एयर और वाटर हमारा रिक्त स्थान में फिल रहता है, तो इनको हम क्या मान सकते हैं,
कि यहाँ पे VV इक्वल टू VA प्लस VW, मान सकते हैं? यहाँ पे स्टार लगा के लिख लो। इसी प्रकार से VW, सॉरी, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार से अब यहाँ पे ध्यान देना, यदि मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूंगा तो जरा इसको ऐड करो, इस वाले पार्ट से, यहां से इसको ऐड करो। मैं टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो टोटल वॉल्यूम बराबर हमारा क्या हो जाएगा? VA प्लस VW प्लस VS। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वॉल्यूम बराबर VA प्लस VW प्लस VS। ठीक, और अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि VV इक्वल टू VA प्लस VW। तो एक तो हम लोग का फॉर्मूला ये बन गया जो अभी मैंने बताया हुआ था, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हमारा क्या बन गया? V इक्वल टू VS प्लस VV। ओके, सिर्फ आप लोगों को समझ के ही यहाँ पे फॉर्मूले बनाने हैं, कुछ भी नहीं रटना है। ठीक, मैंने सॉइल का यहाँ पे 3 फेज डायग्राम बनाया। 3 फेज डायग्राम में तीनों चीज को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड के जस्ट ऊपर हमारा वाटर है, और वाटर के जस्ट ऊपर हमारा क्या है? एयर है। टोटल वॉल्यूम को, इस कुल आयतन को मैंने क्या मान लिया? कैपिटल V मान लिया। यहाँ पे जो हमारा कैपिटल V है, कैपिटल V क्या है? कुल आयतन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैपिटल V यहाँ पे क्या है? कुल आयतन है। ठीक, जो VA है, तो VA क्या है यहाँ पे? चलो मैं इन सबके नोटेशंस भी लिख देता हूं। नोटेशंस यहाँ पे देख लो, कैपिटल V बराबर, कैपिटल V हमारा यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यानी कुल आयतन। ठीक, यदि मैं यहाँ पे VA की बात करूं, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी हवा का आयतन। VS की बात करते हैं तो VS हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, यानी ठोस का आयतन। VW की बात कर लेते हैं, VW हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा? जल का, जल का आयतन। ठीक, ये इतने नोटेशंस हम लोगों ने क्या किए? अभी पढ़े। ओके, अब जरा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोगों की बात क्या हो गई? आयतन की बात हो गई। ठीक है, आयतन के बाद अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? भार पे। जब भार पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग भार पे क्या देखेंगे? टोटल W, यानी टोटल वेट, टोटल टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक, सॉइल सैंपल का यहाँ पे जो टोटल वेट होगा, ठीक, उसकी बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो क्या है टोटल वेट? यानी कैपिटल W, कैपिटल W को यहाँ पे हम लोग किससे इंडिकेट कर देते हैं? टोटल वेट से। ठीक है, अब इस टोटल वेट में यहाँ पे क्या जाएगा? जरा एक बार डायग्राम देखिए, क्या क्या है यहाँ पे डायग्राम में? क्या है? कैपिटल W बराबर WA प्लस WW प्लस WS। ओके, तो WA प्लस WW प्लस WS। ओके,
और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि जो हवा होती है, हवा का भार हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। हवा हमारी क्या होती है, वेटलेस होती है। हवा वेटलेस होती है। वेटलेस होने के कारण हम लोग क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। जब हमने इसको यहाँ पे 0 कर दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, WW प्लस WS। ओके, तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, कैपिटल W इक्वल टू WW प्लस WS। ठीक, ये हम लोगों का फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। ओके, तो अब यहाँ पे नोटेशन से देख लो, नोटेशन में क्या है, कैपिटल W की हम लोग बात कर रहे थे। कैपिटल W हम लोग के यहाँ पे क्या है, टोटल। यहाँ पे जो WW है वो WW क्या है, वेट ऑफ वाटर। तो लिख लो यहाँ पे नोट करके, नोट, ठीक, WW इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। ठीक, वेट ऑफ वाटर, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, जल का भार। ठीक, वहीं पे जो हम लोगों का WS है, WS क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, यानी ठोस का, ठोस का भार। ठीक, एंड नेक्स्ट हम लोग क्या है यहाँ पे, कैपिटल W यानी टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक, यानी मृदा का। अब ध्यान देना, यदि कोई भी इंसान आपसे मृदा बोलता है तो उस मृदा का मतलब क्या होता है, सॉइल। मृदा का मतलब सॉइल है, और सॉइल का मतलब क्या है कि उसमें तीनों चीज प्रेजेंट है, यानी मृदा का कुल भार। ओके, ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, मृदा का 3 फेज डायग्राम। अब जरा थोड़ा आगे चल के हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 2 फेज डायग्राम की। तो सर ये 2 फेज डायग्राम कैसे होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका 2 फेज डायग्राम कैसे बनेगा। लिख लो यहाँ पे 2 फेज, 2 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। इन्हीं से रिलेटेड अभी मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको, कि आप लोग खुद बताएंगे कि सर ये 2 फेज डायग्राम है कि 3 फेज डायग्राम है। ओके, अब जरा हम लोगों ने जो सबसे पहले यहाँ पे 3 फेज डायग्राम बनाया हुआ था उस डायग्राम पे नजर डालो। इस डायग्राम पे क्या क्या है, सॉलिड है, एयर है, वाटर है। ठीक, सॉलिड है, एयर है, वाटर है। बट यदि मैं इस वाटर को रिमूव कर दूं, यदि मैं इस वाटर को रिमूव कर दूं, जब मैं यहां से वाटर को रिमूव कर दूंगा तो अब मेरा क्या क्या बचेगा। जब मैंने यहां से वाटर को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे क्या क्या बचा, देख लो जरा, सॉलिड बच गया, ठीक, प्लस एयर बच गई। यहाँ पे हमारा क्या बच गया, सॉलिड बचा प्लस एयर बची। लिख लो यहाँ पे एयर प्लस सॉलिड। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या बचा, एयर और सॉलिड बचा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वाटर को रिमूव किया है। जब वाटर को रिमूव किया हुआ है तो ये सॉइल कैसी कंडीशन में आ गई, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया हुआ था कि जब मिट्टी के अंदर, किसी सॉइल सैंपल के अंदर एयर, वाटर और सॉलिड तीनों चीज प्रेजेंट हो, एयर क्या क्या प्रेजेंट हो, एयर प्लस वाटर प्लस सॉलिड। ठीक, तीनों चीज प्रेजेंट हो, इसमें से यदि आप क्या कर देते हैं, यहां से
वाटर को 0 कर देते हैं। अब आपका क्या बचा, एयर बचा प्लस सॉलिड बचा, और जो ये सॉइल बनेगी वो कौन सी सॉइल बन जाएगी, ड्राई सॉइल। ध्यान देना, ये सॉइल आपकी कौन सी बन गई, ड्राई सॉइल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए, यदि किसी सॉइल सैंपल में, यदि किसी सॉइल सैंपल में आपका सिर्फ एयर और सॉलिड प्रेजेंट है, तो देन वो सॉइल कौन सी होगी, तो वो मृदा कौन सी मृदा होगी, तो हम लोग क्या बता देंगे कि वो मृदा हमारी कौन सी होगी, ड्राई सॉइल होगी, यानी सूखी मिट्टी होगी। यदि मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन कर दूं, क्वेश्चन क्या है, लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, किसी सॉइल में, ठीक, किसी मृदा में या मृदा नमूने में, नमूने में किसी मृदा नमूने में एयर कॉमा सॉलिड उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, तो बताइए कि कितने फेज की सॉइल होगी। ये इसका जो डायग्राम बनेगा 2 फेज होगा कि 3 फेज होगा कि 1 फेज होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि इसके अंदर यदि हमारा एयर और सॉलिड प्रेजेंट है, यानी सिर्फ 2 चीज प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम बनेगा कौन सा डायग्राम बनेगा, 2 फेज डायग्राम बनेगा। ओके, यदि इसी में बोलूं ये सॉइल का टाइप्स कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमारी किस टाइप की सॉइल हो जाएगी, ये सॉइल, सॉइल का टाइप्स हमारा कौन सा हो गया, ड्राई सॉइल हो गई। ध्यान दो, ये जो हम लोगों की टाइप्स ऑफ सॉइल हुआ, वो टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होगा, ड्राई सॉइल होगा। बट वहीं पे यदि हम लोग बात कर देते हैं कि इन्हीं में से जो हम लोग को प्रेजेंट था, क्या क्या था यहाँ पे, एयर प्लस वाटर प्लस सॉलिड, ठीक, इस एयर वाले स्थान पे भी, इस एयर वाले स्थान पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं, वाटर फिल कर देते हैं। तो यानी अब यहां पे हमारा क्या बन गया, ओवरऑल वाटर प्लस सॉलिड। और यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका हमारा जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम भी कैसा बन गया, क्या क्या है यहाँ पे, एक पार्ट्स में यहाँ पे सॉलिड है, ओके, और एक पार्ट्स में यहाँ पे वाटर है। तो अब जरा आप लोग खुद सोच के बताइए कि कितने फेज का डायग्राम हुआ। तो ये डायग्राम जो हमारा बन गया कितने फेज का हुआ, 2 फेज डायग्राम हो गया। खुद देखिए, डायग्राम में सिर्फ आपको 2 फेज नजर आ रहे हैं। 2 फेज का मतलब 2 लेयर, ठीक, कौन कौन सा है, वाटर का है एक लेयर और दूसरा लेयर हमारा किसका है, सॉलिड का है, ठीक। इस प्रकार की सॉइल को, ये हमारा डायग्राम कौन सा हो गया, 2 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल हो गया, ठीक। और इस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सॉइल का जो नाम होगा वो क्या होगा, फुली सैचुरेटेड सॉइल, फुली सैचुरेटेड सॉइल। इसकी हिंदी होती है संतृप्त मृदा या पूर्णतः, पूर्णतः संतृप्त मृदा। ओके, तो अब जो यहाँ पे हमारी सॉइल बन गई वो सॉइल कौन सी है, पूर्णतः संतृप्त मृदा। पूर्णतः संतृप्त का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने वाइड्स थे उन वाइड्स की जगह पे हमारा क्या भर गया, ओवरऑल पानी भर गया है। इसलिए इस प्रकार की सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णतः संतृप्त मृदा बोलेंगे। बट यदि किसी सॉइल सैंपल के अंतर्गत, यदि किसी भी सॉइल सैंपल के अंतर्गत ये तीनों चीज प्रेजेंट हों,
किसी सॉइल सैंपल के अंतर्गत ये तीनों चीज प्रेजेंट हों तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, अभी हमने पढ़ा 3 फेज। ठीक, देखिए 3 फेज के साथ साथ जो सॉइल का टाइप्स होगा वो टाइप्स कौन सा होगा, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। देख लो क्या होगा, आंशिक संतृप्त मृदा, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल या आंशिक संतृप्त मृदा। सर डबल डबल हो रहा है। पार्शली सर सर डबल डबल आ रहा है। सर डबल शो हो रहा। 1 मिनट, सर अब सही है? यस सर अब सही है। पार्शली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक, हिंदी वाले इसको लिख लें, हिंदी वाले क्या लिख लेंगे इसको, आंशिक संतृप्त मृदा। ठीक, यहां पे मैंने क्या बोला था, पूर्णतः संतृप्त मृदा। पूर्णतः संतृप्त का मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ क्या क्या प्रेजेंट है, वाटर और सॉलिड प्रेजेंट हैं। जब उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे वाटर और सॉलिड प्रेजेंट था, सिर्फ वाटर और सॉलिड, तब हमारे 2 फेज डायग्राम बन गया था और मृदा कौन सी हो गई थी, पूर्णतः संतृप्त मृदा हो गई थी। वहीं पे यदि ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, यानी एयर वाटर सॉलिड तीनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये डायग्राम हमारा कौन सा है, 3 फेज डायग्राम, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ये हमारा डायग्राम कौन सा हो गया, 3 फेज डायग्राम। तो इस प्रकार की जो सॉइल होगी वो कौन सी होगी, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, यानी आंशिक संतृप्त मृदा। हिंदी वाले लिख ले आंशिक संतृप्त मृदा। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया टॉपिक 3 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल एंड 2 फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। अब जरा मैं इसी से कुछ 2-3 क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी सॉइल के अंदर, किसी भी सॉइल के अंदर, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, किसी भी सॉइल के अंदर एयर वाटर प्लस सॉलिड तीनों प्रेजेंट हैं, तो बताइए कि कितने फेज का डायग्राम होगा और कौन सी टाइप की सॉइल होगी। तो यहाँ पे फेज बताइए प्लस टाइप ऑफ सॉइल बताइए। बताइए, सेकंड क्वेश्चन है, सैचुरेटेड सॉइल। किसी सॉइल के अंदर, किसी सॉइल के अंदर एयर प्लस सॉलिड प्रेजेंट है, किसी सॉइल के अंदर एयर और सॉलिड प्रेजेंट है, तब बताइए इसका फेज क्या होगा, टाइप क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाटर प्रेजेंट है प्लस सॉलिड प्रेजेंट है, तब बताइए इसका फेज क्या होगा और टाइप्स ऑफ सॉइल क्या होगा। बताइए, तो आप लोग जो आंसर देंगे, फर्स्ट का आंसर दीजिए सबसे पहले। फर्स्ट का आंसर किसने किसने दिया हुआ है, 3 फेज पार्शियली सैचुरेटेड, 2 फेज ड्राई सॉइल, 3 फेज 2 फेज। ओके, 2 फेज सैचुरेटेड, सिर्फ 2 लोगों के आंसर आए हुए हैं अभी तक, बाकी लोग रिस्पांस दीजिए। सर फर्स्ट में 3 फेज डायग्राम एंड पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, सेकंड में ओके, ड्राई सॉइल एंड 2 फेज डायग्राम, एंड थर्ड में फुली सैचुरेटेड सॉइल एंड 2 फेज डायग्राम। ओके, और बताओ कोई। सिर्फ गिनती के 2 ही तो इन लोग के क्लास ले रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। तो यहाँ पे देख लो, जो हम लोग का फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाले में क्या तीनों प्रेजेंट हैं, इसलिए डायग्राम कौन सा हो गया, 3 फेज हो गया। ठीक, सेकंड वाले पे देख लो, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज प्रेजेंट है, इसलिए 2 फेज हो गया।
थर्ड वाले में सिर्फ 2 प्रेजेंट है, इसलिए ये भी हमारा 2 फेज हो गया। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉइल की। तो मैंने बताया हुआ है अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कि यदि यहाँ पे हमारा एयर, वाटर और सॉलिड तीनों प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या हो जाता है, पार्शियली सैचुरेटेड, यानी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हो गया। ठीक, जब सेकंड वाले पे अब देखो, सेकंड वाले में क्या एयर और सॉलिड है, तो सॉइल हमारी कैसी हो गई, ड्राई सॉइल हो गई। ओके, थर्ड वाले पे देखो वाटर और सॉलिड है, यानी हमारी सॉइल कौन सी हो गई, फुली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन वहां पे पूछता है कि यहाँ पे कि कितना क्या होगा। ओके, तो हम लोगों ने 2 फेज और 3 फेज डायग्राम पढ़ लिए। अब बात यहाँ पे आती है वाइड रेशियो की। ठीक, बात किसकी आती है, वाइड रेशियो की। तो आगे अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइड रेशियो। वाइड वाइड रेशियो। ओके, इस वाइड रेशियो को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो, वाइड रेशियो को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई। वाइड रेशियो को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब बात यहां पे आती है वाइड रेशियो, इसकी हिंदी होती है रिक्तता अनुपात। हिंदी होती है रिक्तता रिक्तता अनुपात। ओके, इस वाइड रेशियो की हिंदी क्या होती है, रिक्तता अनुपात। अब जरा हम रिक्तता अनुपात की बात कर रहे हैं, तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे 3 फेज डायग्राम पढ़ा हुआ था, मैं दोबारा से वही 3 फेज का डायग्राम फिर बना रहा हूं। ये हमारा सॉलिड हो गया, इतने पार्ट्स में यहां वाटर आ गया। ठीक, ऊपर वाले पार्ट्स में क्या हो गया, एयर हो गया। इसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, दोनों को मिला के वीवी बोला हुआ था, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बोला हुआ था। इस नीचे वाले पार्ट्स को हम लोगों ने वीएस बोला था। ठीक, इस टोटल को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, वी बोला हुआ था। और यदि इनकी पर्टिकुलर बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने वी डब्ल्यू बोला हुआ था और इसको वी ए बोला हुआ था। अभी सिर्फ आयतन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, एयर वाले को पर्टिकुलर हमने वी ए बोला हुआ था और वाटर वाले को हम लोगों ने वी डब्ल्यू बोला हुआ था। अब यहाँ पे बात हो रही है वाइड रेशियो की, रिक्तता अनुपात की। अब जरा आप लोग ये बताइए, यदि हम किस चीज का, पहली बात तो उसने खुद क्लियर कर रखा हुआ है कि रेशियो है, क्या है, रेशियो है यानी अनुपात है। तो इसकी हमें डिफिनीशन नहीं याद करनी है, आप लोगों को सिर्फ क्या, चाहो तो डायरेक्ट यहीं से फार्मूला निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, उसने बोला हुआ है रिक्तता अनुपात। किसका रिक्तता अनुपात, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो रिक्त स्थान कितना है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान हमारा क्या है, वीवी है। ठीक, अब किसके कंपैरिजन में निकालेंगे, हमेशा सॉलिड के कंपैरिजन में निकालेंगे, यानी वीएस। हमारा फॉर्मूला उसकी नेम से ही बन रहा है, वाइड रेशियो। वाइड मीन्स क्या होता है, रिक्त स्थान, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ई से। ठीक, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ई से रिप्रेजेंट कर दिया। ई से क्यों किया, क्योंकि ई से हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, सबका एक पर्टिकुलर इंडिकेशन होता है कि ई हमारा क्या है, वाइड रेशियो है।
E बराबर VV अपॉन VS। खुद नेम से क्लियर हो रहा है, तो आप लोग चाहो तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो, और ना फॉर्मूला याद करना तो नाम से ही निकाल सकते हो। वाइड रेशियो है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? सॉलिड के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। तो जब हमें सॉलिड के रिस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ पे सॉलिड का आयतन क्या है? VS, और उसका जो वाइड्स का आयतन है, वाइड्स का आयतन क्या है? VV। यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या बन गया? E इक्वल टू VV अपॉन VS। ये फार्मूला सभी लोग यहाँ पे क्या कर लें, अपने अपने नोट्स में मेंशन कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है, E तो सर इम्पिटी हो सकता है शायद, इसलिए E लिया होगा। बेटा हमेशा जो नोटेशंस होते हैं, तो नोटेशंस क्या करते हैं हम लोग, जो ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीक लैंग्वेज होती है वहां से एज्यूम किए जाते हैं, वहां से एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए स्मॉल ई। तो जो नोटेशंस हैं कुछ फिक्स किए गए हैं, वो इसलिए फिक्स किए गए हैं कि हो सकता है कि आप वाइड रेशियो को कैपिटल ई माने, ठीक है, अब कोई दूसरा उसको स्मॉल ई को मान ले, ठीक है, कोई यहाँ पे इस तरीके से ई बना के इसको मान ले। तो इनको उसने फिक्स किया हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड्स हम लोगों के नोटेशंस हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं। वो इसलिए फिक्स कर दिए जाते हैं कि पता चले कि आप इसको वाइड रेशियो मान रहे हो, मैं इसको मान रहा हूँ, कोई अगला थर्ड पर्सन वो इसको मान रहा है। ठीक, तो यदि मैं कहीं पे लिख के चला गया, तो अब मैंने तो अपने हिसाब से लिखा हुआ है कि ये मेरा वाइड रेशियो है, बट हो सकता है तुमको मालूम है कि नहीं ये वाइड रेशियो होता है, किसी थर्ड पर्सन को मालूम है कि ये वाइड रेशियो होता है, तो क्या कर देगा? तीनों गलत कर देगा। ठीक, क्योंकि उसकी नजर में ये सही है, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड वर्ड हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड जो डिक्शनरी होती है उसमें वहां पे यही वर्ड्स यूज किए गए हैं। जैसे कैपिटल ई हम लोग कहीं पे लिख देते हैं, तो कैपिटल ई, मैं आप लोगों को कुछ भी ना बोलूं, आप किसी भी चाहे आरसीसी में चले जाओ या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में चले जाओ, या किसी मतलब कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, किसी भी कहीं पे भी तुम्हारा कैपिटल ई लिखा होगा, तुम अपने आप से वहां पे गैस कर लोगे किसकी बात कर रहा है। ये यंग मॉडुलस की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? यंग मॉडुलस की बात कर रहा है। तो इनकी जो नोटेशंस होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक, कुछ नोटेशंस हम लोग चेंज कर देते हैं, बट जनरली मैक्सिमम जितने भी नोटेशंस होते हैं वो नोटेशंस सभी क्या होते हैं? सब इसके फिक्स होते हैं। अब बात यहाँ पे आती है डिफिनीशन की, कि सर रिक्तता अनुपात की परिभाषा क्या होगी या इसकी डिफिनीशन क्या होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू इट्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक, it is the ratio of volume of voids to its solid। ठीक, और हिंदी सॉलिड तो आ गया ना, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू इट्स सॉलिड। ठीक, डिफिनीशन हम लोग हमेशा कोशिश ये किया करो कि अब डिफिनीशन रटने की कोशिश ना करो, अब फॉर्मूले से ही डिफिनीशन बनाओ। तो हमने यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ था वाइड रेशियो, उसी से यहाँ पे डिफिनीशन बना दी। जो हिंदी वाले हैं लिख लें, रिक्तता अनुपात मृदा में उपस्थित रंध्रों के आयतन। हिंदी वाले लिख लें, रिक्तता अनुपात, देख लो यहाँ पे, रिक्तता अनुपात किसी मृदा में उपस्थित रिक्त स्थान तथा ठोस कणों के आयतन के अनुपात के बराबर होता है। ओके, जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ था उसी फार्मूले से मैंने यहाँ पे डिफिनीशन बना दी। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू इट्स सॉलिड।
ओके, ये हमारा क्या हो गया, रिक्तता अनुपात हो गया। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वर्ड आता है, ये नेक्स्ट हमारा टर्म आता है, वो क्या आता है, पोरोसिटी। लिख लो, पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं पे ये एन ईटा के फॉर्म में भी बना होता है, तो ये मत कंफ्यूज जाना कि सर आपने एन बताया हुआ था, यहाँ तो ईटा बना हुआ है। ईटा के भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग किससे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसकी हिंदी होती है सरंध्रता। इसकी हिंदी क्या होती है, सरंध्रता। ठीक, अब यहां पे इसका फॉर्मूला क्या है, एन बराबर वीवी अपॉन वी। सीधा फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले से अपने आप इसकी डिफिनेशन बना लेना। एन बराबर वीवी अपॉन वी। शायद आप लोगों को याद होगा कि परसों की क्लास में और कल की क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था कि जो हमारा ई होता है, ई मीन्स वाइड रेशियो, वो सिविल इंजीनियरिंग पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं पे बताया हुआ था कि जो एन होता है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, वो अभी यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जो हम लोगों ने एक रेशियो निकाला हुआ है, रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है, यहाँ पे देख रहे होगे, जो मैंने रेशियो निकाला हुआ वो वीएस के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है। वीएस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वीएस हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक, तो ये बताओ, जो हम लोग कभी भी जब हम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर जब हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड पे स्टेबल होगा तभी तो जाके वो प्रॉपर स्ट्रेंथ देगा। ठीक, तो इसलिए ई हम लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट वहीं पे जो हमारा एन होता है, तो एन पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सैंपल है। ठीक, इस सैंपल में हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे में इतने पार्ट्स में यहाँ भर दिया कि सॉइल सॉलिड है। ओके, बट इतने में क्या है, यहाँ पे वीवी है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। ठीक, और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है, ये हमारा टोटल वॉल्यूम हुआ। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पोरोसिटी निकाली है, वो कुल आयतन के अनुपात से निकाली है, यानी कुल आयतन के अनुपात के रिस्पेक्ट में निकाली है। ठीक है, जब हम लोग टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो ये हमारा क्या, सिर्फ ओनली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंस से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं पे जो ये हमारा था, ये किसके पर्पज से था, सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज से। सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक, क्योंकि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर होता है तो कहाँ पे स्टेबल होता है, सॉलिड में स्टेबल होता है। बट यहाँ पे क्या हम लोग कुल आयतन की बात कर रहे हैं, कुल आयतन की बात कर रहे हैं, इसलिए जब भी कोई भी एग्रीकल्चर इंजीनियर होता है और उसे सॉइल की स्टडी करना होता है, वो क्या करता है, पोरोसिटी निकालता है उसकी, कि सॉइल में कितने पोर्स प्रेजेंट हैं, या सॉइल की पोरोसिटी क्या है। बट जो सिविल इंजीनियर वहीं पे होता है, वो सिविल इंजीनियर क्या करता है, उसके उसमें प्रेजेंट वाइड रेशियो निकालता है, इसका वाइड रेशियो क्या है। तो अब देख लो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, पोरोसिटी की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, पोरोसिटी की डिफिनेशन, इट इज द, लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू इट्स टोटल वॉल्यूम। ओके, हिंदी वाले यहाँ पे लिख लें, हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, यह
मृदा में उपस्थित रिक्त स्थान तथा कुल आयतन के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये हम लोगों का हो गया वाइड रेशियो। अब बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वाटर कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वाटर कंटेंट। हिंदी वाले लिख लो जलांश। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है, इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो, w इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन WS। ठीक, यहां पे जो W है वो क्या है? लिख लो वेट ऑफ वाटर। WS क्या है? वेट ऑफ सॉलिड। ठीक, तो अब इसकी परिभाषा अपने आप से बना लोगे। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड, या मृदा में उपस्थित जल के भार तथा मृदा ठोस कणों के या मृदा के ठोस कणों के भार के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? जलांश बोलते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? वाटर कंटेंट हो जाएगा। तो अभी आज की क्लास में देख लो, यहाँ पे हम लोग कितनी चीज पढ़े। ठीक, जितने पॉइंट्स थे ये, इसमें से कौन कौन सा पॉइंट्स हम लोगों को हो गया? हम लोगों ने 3 फेज डायग्राम पढ़ लिया, 2 फेज डायग्राम पढ़ लिया। ठीक है, 3 फेज 2 फेज के बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पे वाइड रेशियो पढ़ लिया, पोरोसिटी पढ़ लिया, वाटर कंटेंट पढ़ लिया। वाटर कंटेंट की डिफिनीशन में लिख लो, क्या हो जाएगी वाटर कंटेंट की डिफिनीशन? फॉर्मूले से ही बना के लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। लिख लो यहाँ पे, it is the ratio of weight of water to weight of solid। ओके, हिंदी वाले लिख लें, मृदा में उपस्थित जल के भार तथा
ठोस कणों के भार के अनुपात को जलांश कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का, ये नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी जिसकी हिंदी क्या होती है, घनत्व। ओके, जरा बताइए कि घनत्व क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, यदि हम इसे रो से इंडिकेट करते हैं, रो बराबर m/v, ये इंग्लिश वाले देख लें क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सॉइल के घनत्व की बात करेंगे। वो भी कौन से घनत्व की बात, सबसे पहले देख लो यहाँ पे बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी, ठीक है। और इसकी जो हिंदी होती है स्थूल घनत्व। हिंदी क्या होती है, स्थूल घनत्व। ओके, तो इसका हम लोगों का फार्मूला क्या होता है, लिख लो यहाँ पे, सेम यही फार्मूला, रो इक्वल टू कैपिटल M/V। ठीक, अब कैपिटल M/V तो है यहाँ पे, कैपिटल M/V है, बट यहाँ पे अब इसके साथ साथ हमारा क्या क्या प्रेजेंट है। अच्छा ये बताइए, क्या हम लोग घनत्व को, जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या ऐसे मैं यहाँ पे भार बटे आयतन लिख सकता हूं? इसे क्या मैं भार बटे आयतन लिख सकता हूं? और यदि मैंने इसे भार बटे आयतन लिख दिया तब ये क्या बन जाएगा? बल्क डेंसिटी को यदि मैं यहाँ पे इसे W/V कर दूं तो अब ये क्या बन जाएगा, बताइए। अभी मैंने इसे यहाँ पे बल्क डेंसिटी लिखा हुआ है, तब ये क्या हो जाएगा, रो। ओके बेटा, तो रो तो अभी भी हमने इंडिकेट किया हुआ है, सॉरी अभी गामा है, अभी रो है, ठीक है। रो बराबर तो हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे गामा से। अभी ये रो से रिप्रेजेंट किया हुआ मैंने। रो हमारा क्या होता है, रो हमारा क्या होता है, बल्क डेंसिटी होता है। और यदि मैं इसी को यूनिट में चेंज कर दूं, यूनिट में चेंज कर दूं, जैसे आप लोगों ने यहां पढ़ा होगा W बराबर mg, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है W बराबर mg, ठीक। तो यदि मैं यहाँ पे g का मल्टीप्लाई करवा दूं तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी प्रकार से जैसे हमारा W बराबर mg, तो भार में कन्वर्ट हो जाता है। यदि किसी द्रव्यमान में ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन मींस गुरुत्वीय त्वरण का हम लोग गुणा करवा देते हैं या मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, W में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब भार में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब रो में हम लोग जी का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गामा में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज लिख लो, यानी गामा बराबर रो जी। जिस प्रकार से W बराबर mg होता है उसी प्रकार से गामा बराबर रो जी होता है, ठीक। यहां पे जो रो है, रो क्या है, घनत्व।
रो हमारा क्या है, घनत्व, या इंग्लिश में लिख लो डेंसिटी। ठीक, वहीं पे जो गामा है, तो गामा क्या है, यूनिट वेट। गामा हमारा क्या है, यूनिट वेट। और यूनिट वेट की हिंदी क्या होती है, एकांक भार। एकांक भार। ठीक, रो बराबर क्या होता है, घनत्व डेंसिटी होता है, और गामा बराबर क्या होता है, यूनिट वेट होता है। और जब हम लोग उस पे रो पे जी का मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो गामा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि इसी प्रकार से इसे हमें कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो इसमें जी का मल्टीप्लाई इधर करवाओ। ठीक, जब जी का मल्टीप्लाई इधर करवाओगे तो इधर भी जी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इस पे हमने जी का मल्टीप्लाई करवा दी तो अब ये हमारा क्या बन गया, डब्लू बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, रो बन गया। तो अब जब ये रो बन गया तो इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम हमारा क्या हो गया, बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट। बेटा यदि नॉर्मल डेंसिटी बोले या बल्क डेंसिटी बोले तो दोनों सेम ही है। यदि नॉर्मल डेंसिटी बोलते हैं और बल्क डेंसिटी बोलते हैं तो दोनों सेम ही है। बट जैसे मैंने वहां पे बल्क लगा दिया तो बल्क का मतलब क्या है कि जो सॉइल नेचुरल कंडीशन में पाई जाती है उसका जो घनत्व होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी बोलते हैं। बट यदि उसमें से वाटर को हम इवापोरेट कर दें, यानी वाटर को वहां से वाष्पीकृत कर दें, यदि वाटर को वहां से वाष्पीकृत कर दें तो अब जो हमारी बचेगी तो वो ड्राई डेंसिटी हो जाएगी। यदि सिर्फ तुमसे डेंसिटी बोले, सिर्फ डेंसिटी बोले तो हम लोग अपने आप से गैस लगाते हैं कि डेंसिटी मतलब बल्क डेंसिटी। और यदि उसके साथ ड्राई या सैचुरेटेड लगा देता है तो फिर उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। यदि वो सिर्फ डेंसिटी बोलता है तो डेंसिटी का मतलब क्या है, बल्क। बल्क मीन्स नेचुरल। लिख लो यहाँ पे, यदि सिर्फ डेंसिटी बोलता है तो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, बल्क। और बल्क का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, नेचुरल होगा। ओके, जैसे डेंसिटी उसने बोला, डेंसिटी का मीन्स क्या है, बल्क। ठीक, बल्क डेंसिटी। और बल्क डेंसिटी का मतलब क्या है, तो उसकी नेचुरल कंडीशन। ये कुल मिला के ये समझो कि जो बल्क बोल रहा है तो बल्क का मीन्स क्या है, नेचुरल है। मतलब प्राकृतिक कंडीशन में मिट्टी जिस अवस्था में पाई जाती है उसकी प्रॉपर्टी। मिट्टी नेचुरल कंडीशन में, मतलब हाँ नेचुरल कंडीशन में जैसी पाई जाती है उसका घनत्व हमारा क्या कहलाएगा, बल्क कहलाएगा। यदि मैं ड्राई कर दूं तो ड्राई का मतलब क्या है कि उससे मैंने वाटर को इवापोरेट कर दिया है। ओके, तो अब आगे देख लो यहाँ पे, बस सिर्फ 9 लोग ही बचे हुए हैं, बाकी गायब हो गए।
आगे कंटिन्यू करें? बोलो। Yes, sir. ओके, तो अब यहाँ पे देख लो। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड ई। रिलेशनशिप Sir, double शो हो रहा। रिलेशनशिप बिटवीन एन एंड ई। ठीक, मतलब रिक्तता अनुपात या वाइड रेशियो तथा पोरोसिटी में संबंध। ठीक, ये हम लोगों की हेडिंग है। ओके, तो अभी देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। एक ई का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, एक एन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। ठीक, हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जरा इस पे देखो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ई इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फॉर्मूला ई इक्वल टू वी अपान वी एस। ठीक, वहीं पे एक फार्मूला और पढ़ा हुआ था एन का, एन इक्वल टू वी अपान वी। ठीक, हमें क्या करना है? दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। दोनों का हमें संबंध स्थापित करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कोई भी एक फार्मूला ले लो, कोई भी एक फार्मूला ले लो। ठीक है, हमने सर एक फार्मूला ले लिया। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं ई इक्वल टू वी अपान वी एस। ठीक है, अब जरा ये बताइए, ये दोनों तरफ में 1 1 यहाँ पे ऐड कर दूं, कोई डिफरेंस पड़ेगा? कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि मैंने दोनों तरफ ऐड किया हुआ है। यहाँ से हमारा क्या हो गया? अब जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ देखिए, तो यहाँ पे क्या बन गया? 1 प्लस ई इक्वल टू वी प्लस वी एस अपॉन वी एस। ठीक, ये आपका बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, क्या बताया था? कि वी प्लस वी एस किसके बराबर होता है? कैपिटल वी के बराबर होता है। वी प्लस वी एस किसके बराबर होता है? कैपिटल वी के बराबर होता है। जब ये कैपिटल वी के बराबर होता है तो हम लोग इसे ये कर सकते हैं, यानी कैपिटल वी अपॉन वी एस। ठीक, जब कैपिटल वी अपॉन वी एस हमने इसे कर दिया, तो अब आगे देखो जरा, यहाँ पे क्या बन गया? वी अपॉन वी एस इक्वल टू 1 प्लस ई। और अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने पोरोसिटी का फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ था। पोरोसिटी का फार्मूला क्या था? एन बराबर वी अपान वी। बताया हुआ फार्मूला एन बराबर वी अपान वी। और लेकिन यहां पे क्या दे रखा हुआ है? इसमें आपका आया हुआ है वी अपान वी एस। यहां पे आपका क्या आया हुआ है? वी अपान, एक मिनट, ठीक, यहां पे आपका आया हुआ है वी अपान वी एस। ठीक, तो इसको यहीं पे छोड़ दो अभी। ठीक है,
इसके बाद जो हमने दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे क्या पढ़ा हुआ था कि n बराबर वी अपॉन वी। अब जरा इस फॉर्मूले से देख लो, n बराबर वी अपॉन वी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। मतलब इंटरचेंज क्या, इसे इनका अपोजिट बना लो, यानी 1/n इनवर्स बना लो। 1/n इक्वल टू वी अपॉन वी हो गया, ठीक है, ठीक। 1/n इक्वल टू वी अपॉन वी। अब जरा इनमें दोनों में 1 ऐड कर दो, कर दिया। करने के बाद हमारा क्या बना, n प्लस 1/n इक्वल टू v प्लस वी अपॉन वी, ये आ गया, ठीक। जब यहाँ पे आपका ये बन गया, अब जरा फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला था आपका n बराबर वी अपॉन वी और एक फॉर्मूला था वी अपॉन वी एस, ठीक। दोनों फॉर्मूले थे, तो यहां से कुछ आपका बन रहा है, आपस में चेंज करके देखो यहां से कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज किए, एक हमने ये यूज किया था, ठीक। तो इसमें से कुछ बन के आ रहा था, इधर से कोई भी रिलेशनशिप नहीं हमारा बना हुआ था, ठीक। बट यदि इसी में से अब जरा इसी फॉर्मूले में देखना, ठीक। इस फॉर्मूले में क्या करो, इसको सबसे पहले इनवर्स कर लो। इनवर्स करोगे क्या हो जाएगा, 1/e इक्वल टू वी एस अपॉन वी। बस सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हमें पहले इन्वर्स करना है कि बाद में इन्वर्स करना है, कब क्या करना है। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट प्रोसेस होगी कि उनको आपस में इन्वर्स कर लो। इन्वर्स करने के बाद 1 इधर ऐड कर दो, 1 इधर ऐड कर दो, ठीक। जब तुमने 1 1 ऐड किया तो यहाँ पे क्या गया, 1 प्लस ई अपॉन ई आ गया, और इधर क्या हो गया, वी एस प्लस वी अपॉन वी हो गया। और आप लोगों को पता हुआ है कि ये अभी मैंने बताया हुआ था v इक्वल टू वी एस प्लस वी, ठीक। ये फॉर्मूला किसका बन गया, v का बन गया। तो v अपॉन वी, और ये v अपॉन वी किसका फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था पोरोसिटी का, n बराबर वी अपॉन वी। ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1/n का फॉर्मूला बन गया। देखो जस्ट इसका इनवर्स आ रहा है, जस्ट इसका इनवर्स आ रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, 1/n का हो गया। अब इनको फिर दोबारा से रिवर्स बना लो। जब इनका रिवर्स बनाओगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर e अपॉन 1 प्लस ई। ये हमारा निकल आया दोनों में संबंध, ये हमारा क्या निकल आया, दोनों में संबंध निकल आया। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ एक फार्मूला आपको याद हो। एक फार्मूला याद होने के बाद आप लोग आराम से उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारा फार्मूला क्या था, E बराबर वी अपॉन वी एस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इनका इनवर्स बनाओ। जब इनका इनवर्स बनाएंगे क्या हो जाएगा, 1/e इक्वल टू वी एस अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देना है। दोनों तरफ हमें 1 1 यहाँ पे ऐड कर देना है। जब दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे 1 1 ऐड करेंगे तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, यानी 1 प्लस ई अपॉन ई इधर बन गया, इधर क्या बन गया, वी एस प्लस वी अपॉन वी, ये बन गया। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, कैपिटल वी का होता है, कैपिटल वी अपॉन वी हो गया इधर, ठीक। फिर साथ में ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि n बराबर, हमारा जो फॉर्मूला था n बराबर वी अपॉन वी था, वी अपॉन वी था, ठीक। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, 1/n का बन गया। जब ये 1/n का बन गया, अब इनको दोबारा से फिर इन्वर्स कर दो तो क्या हो जाएगा कि e अपॉन 1 प्लस ई इक्वल टू 1 इक्वल टू n, ठीक। ये आपका आ गया संबंध।
एन और ई में संबंध। ठीक, तो ये हमारा क्या था, एन एंड ई में संबंध। ठीक, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ आपको एक फार्मूला यहाँ पे याद करना है और उस एक फार्मूले के बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फार्मूले के जो हमारा फार्मूला था E इक्वल टू वी वी अपॉन वी एस, उनको पहले इन्वर्स करो। इन्वर्स करने के बाद दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो। ऐड करने के बाद एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके जब उसे सॉल्व करोगे तो हमें पता है ये हमारा क्या होता है, कैपिटल वी के बराबर होता है। उसको हमने कैपिटल वी के बराबर कर दिया। फिर ये हमारा फार्मूला किसका बन गया, पोरोसिटी का फार्मूला बन गया। और जब ये हमारा पोरोसिटी का फार्मूला बन गया, ठीक, जब ये हमारा पोरोसिटी का फार्मूला बन गया तो हम क्या करेंगे इसे, ये फार्मूला क्या होता है, 1/n के फॉर्म में होता है। जब 1/n के फॉर्म में होता है, हम देखो यहाँ पे तो n का फार्मूला क्या है, v/v, तो उसको भी हम लोग इन्वर्स कर देंगे। जब इनको दोनों आपस में इन्वर्स करेंगे तो ये भी हमारा इंटरचेंज हो जाएगा। ये हमारा ये इन्वर्स में आ गया और इधर से ये आ गया। तो हमारा जो फाइनली फार्मूला आ गया ये आ गया n इक्वल टू E/1 + E। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने जो यहाँ पे फार्मूला एस्टेब्लिश किया हुआ है, ये रिलेशनशिप निकाला हुआ है, तो सिर्फ आपने ई वाले फार्मूले से क्यों निकाला है, आपने एन वाले फार्मूले से क्यों नहीं निकाला। तो देख लो, हम लोग एन वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एन वाले फार्मूले से, वो चीज देखो। अभी हमने एन का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ था, एन बराबर वी। ठीक, ये हमने फार्मूला पढ़ा, ओके कोई बात नहीं है। जरा आप इसका इन्वर्स कर लो। जब इसका हम इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n बराबर v/v हो जाएगा। ठीक है सर, हमने इन्वर्स तो कर लिया, आपने बताया अब क्या करेंगे। तो अब हम लोग क्या करना है, दोनों तरफ जैसे उसमें ऐड किया था तो ऐसे यहाँ पे लेस कर दो। जैसे वहां पे हम लोगों ने ऐड किया हुआ था तो ऐसे यहाँ पे क्या कर दो, लेस कर दो। ठीक है सर, लेस कर देते हैं, आप बोल रहे हैं तो देख लो जरा, -1 -1 कर दिया। ठीक, जब -1 किया तो अब हमारा क्या बन गया, 1 - n/n आ गया बराबर v - vv/vv आ गया। जरा अब यहाँ पे ये बताइए कि v को हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो v को हम लोग ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, vv + vs। ठीक है सर, अभी आपने बताया हुआ था कि हमारा जो कैपिटल V बराबर होता है वो क्या होता है, vv + vs होता है। तो हमने इसको चेंज कर दिया -vv/vv। ठीक, अब यहां से vv से vv कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, vs/vv। सर कुछ ऐसा लग रहा है कि फार्मूला हमने कहीं पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ, अभी जरा देखो। हम लोगों ने जो रिक्ता अनुपात का फार्मूला पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, E बराबर vv/vs पढ़ा हुआ था। E बराबर vv/vs पढ़ा हुआ था सर हमने, तो E बराबर vv/vs। ठीक, लेकिन ये क्या है, ये तो जस्ट अपोजिट है। तो हम लोग इसको ये भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 1/E = vs/vv। बिल्कुल सर कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको यहां से चेंज करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, तुम्हारा फार्मूला बन गया। अब जरा इसके बाद आगे देखो, इधर पे 1 - n/n = क्या बन गया, 1/e बन गया। सर ये तो कुछ फार्मूला बना ही नहीं। तो क्या करते हैं, हम इसको फिर इन्वर्स कर देते हैं। जब दोबारा से हमने इसको इन्वर्स किया तो इन्वर्स करने के बाद अब हमारा यहाँ पे फार्मूला क्या हो गया कि E = n/1 - n, E = n/1 - n, और ये हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला बन गया। और जो ये फार्मूला है ये क्या है, n एंड E में रिलेशनशिप है। n एंड E में क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक, तो हम लोग चाहे तो n के फार्मूले के यूज करें या
ई के फॉर्मूले का यूज करें, हम किसी भी फॉर्मूले का यूज करके दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि जब हम लोग ई के फॉर्मूले का यूज करेंगे यानी ई बराबर वी अपॉन वी एस का यूज करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, और जब एन के फॉर्मूले का यूज करेंगे तो एन के फॉर्मूले हमें क्या करना होगा, 1 को लेस करना होगा। ठीक, तो दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ओके, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? और बताइए, किसी कोई क्वेरीज तो पूछ सकता है अभी। ठीक, आज की क्लास में जितना ही बताया हुआ है तो उनके नोट्स बना लेना प्रॉपर, या कोशिश किया करो कि क्लास के साथ में ही बनाते हुए चले हो या बाद में बना सकते हो। ठीक, जैसा आप लोगों को बेटर लगे। तो आप लोग इसके नोट्स बनाते जाइए और नोट्स बनाने के साथ साथ आराम से अपना और प्रिपेयर भी करते जाओ, क्योंकि ये मान लो कि आप लोगों की ये क्या है, एक कोर सब्जेक्ट है। ओके, किसी कोई क्वेरीज है? किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है अभी। ठीक, जितना आज बताया हुआ है, और बाकी जो हमारा इस टॉपिक का जो भी बचा हुआ है नेक्स्ट, वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू गाइज, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।